नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। वन मैन आर्मी, ये जुमला उनके लिए होता है जो कई लोगों का काम अकेले करता है। नरेंद्र मोदी के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो वन मैन आर्मी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी यह जुमला सटीक था। अब देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तो संकेत इसी बात के मिल रहे हैं। हालांकि दिल्ली में सत्ता संभाले नरेंद्र मोदी को महज 23 दिन हुए हैं, लेकिन सरकार से मिलते एक के बाद एक संकेत यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तमाम फैसले अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने घर से की है, यानी पार्टी और सरकार से। पहले बीजेपी सांसदों को कहा कोई रिश्तेदार निजी स्टाफ में नहीं शामिल होगा, और अब पीए और पीएस रखने के लिए भी सरकार की सख्त हिदायत सामने आ चुकी है। मोदी के इस फैसले से बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हलकान हैं, क्योंकि पीएस के नाम पर एक अफसर की सिफारिश के बावजूद उनकी दाल नहीं गल रही। करीब 8 मंत्रियों की यही हालत है। ऐसे में सवाल है कि मोदी ने अपने मंत्रियों से क्यों छीना पीए रखने का हक, और अगर मंत्री एक पीए पीएस नहीं रख सकता, वो बड़े फैसले आखिर कैसे ले पाएगा? आज सबसे बड़ा सवाल में हम अपने मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री दफ्तर में नरेंद्र मोदी के कदम रखते ही ये सवाल मौजू हो गया कि क्या अब वो दौर आ गया है जब सरकार की सारी शक्ति पीएमओ के पास होगी। अब सवाल का जवाब इस फैसले में है, जिसमें मंत्रियों को मैसेज भेजा गया है कि वो अपनी पसंद का पर्सनल सेक्रेटरी न रखें। प्रधानमंत्री की लगाम कितनी सख्त है, इसका अंदाजा इससे होता है कि सरकार के नंबर 2 और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी अपनी पसंद का पर्सनल सेक्रेटरी नहीं रख सकते। 26 मई को कार्मिक मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक मंत्रियों के निजी स्टाफ की नियुक्ति के लिए कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी की मंजूरी जरूरी है। इस सर्कुलर के अड़ंगे से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव आलोक सिंह की नियुक्ति अटक गई। राजनाथ सिंह के निजी सचिव के लिए 1995 बैच के आईपीएस अफसर आलोक सिंह का नाम भेजा गया। आलोक सिंह यूपीए सरकार में सलमान खुर्शीद के साथ विदेश, कानून और जल संसाधन मंत्रालय में काम कर चुके हैं। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के निजी सचिव अभिनव कुमार की नियुक्ति को भी हरी झंडी नहीं मिली है। पिछली सरकार में अभिनव कुमार केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के साथ थे। वीके सिंह के निजी सचिव राजेश कुमार की नियुक्ति भी लटक गई है। पिछली सरकार में राजेश कुमार केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी के साथ थे। सर्कुलर में साफ लिखा है कि नियुक्ति की तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन हो, और आसार पूरे हैं कि जिन अफसरों को मोदी के मंत्री निजी सचिव बनाना चाहते हैं, उनके नामों पर मंजूरी की मुहर लगना मुश्किल है। सवाल पूछने पर भी मोदी सरकार के मंत्री इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। पीएस के अपॉइंटमेंट को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है। कहा जा रहा है कि जो यूपीए सरकार में जिन्होंने काम किया उनको इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पीएस के अपॉइंटमेंट को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है। कहा जा रहा है कि जो यूपीए सरकार में जिन्होंने काम किया उनको इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मसला सिर्फ पीए पीएस की नियुक्ति का ही नहीं, जहां प्रधानमंत्री के फैसले के आगे दिग्गज मंत्री बेदम हैं। सचिवों के साथ मुलाकात के वक्त भी नरेंद्र मोदी ने सरकार के वरिष्ठ अफसरों को संदेश दे दिया था कि वो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब मोदी ने यहाँ भी मंत्रियों के पर कतर दिए। और मंत्रियों को इतना भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सके। हालांकि वो भी जो भी प्राइवेट सेक्रेटरी बन रहे हैं वो ज्यादातर आईएएस हैं, और उनके ऊपर इस तरह का कोई लेबल लगाना कि वो कांग्रेस के हैं या किसी और पार्टी के हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। जाहिर है कि जो भी जिसकी सरकार होगी आईएएस तो उनके साथ काम करेंगे। वैसे जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का कामकाज संभाला है, तब से यूपीए सरकार के करीब 50 आईएएस आईपीएस अफसरों में से 46 के तबादले पहले ही किए जा चुके हैं। मोदी चाहते हैं कि मंत्रालय में वही ब्यूरोक्रेसी ना हो जो यूपीए राज के दौरान थी। मोदी नए लोगों को मौका देना चाहते हैं ताकि सरकार में नई ताजगी आए। लेकिन सवाल है कि सरकार की सूरत और सीरत बदलने के चक्कर में मोदी अपने मंत्रियों के अधिकार तो नहीं छीन रहे। सवाल ये भी कि जो मंत्री अपना पीए तक नहीं रख सकता, आखिर वो बड़े फैसले कैसे लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हाँ, सवाल यही कि क्या प्रधानमंत्री मंत्रियों पर अंकुश कसना चाहते हैं, अंकुश लगाना चाहते हैं, या फिर इसे कोई सकारात्मक बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल न्यूज 24 पर मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु जुड़ चुके हैं,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विनोद शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। तमाम मेहमानों का न्यूज 24 में स्वागत है। और पहला सवाल कैप्टन अभिमन्यु आपसे है मेरा, मोदी अपने मंत्रियों से आखिर क्यों पीए रखने का हक छीन रहे हैं? अखिलेश जी, ये जो पूरा विषय आप चर्चा कर रहे हैं जी, ये भारत सरकार के मंत्रियों के जो पर्सनल स्टाफ है उसकी अपॉइंटमेंट की अपनी एक पद्धति और प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विषय है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है, जब से देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, नए प्रकार के कुछ क्रांतिकारी निर्णय इस सरकार ने किए हैं जो पूरी सरकार की कार्य संस्कृति को बदलने की आवश्यकता को समझते हुए किए जा रहे हैं कि जो देश का पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से तंत्र सड़ता रहा, कमजोर होता रहा और वह पूरी तरह से जनता से एक प्रकार से कट करके जन विरोधी नीतियां बनती चली गई, जन विरोधी आदेश आते चले गए, लेकिन जनता की कोई परवाह नहीं हुई। अच्छा, आज आवश्यकता है देश की इस केंद्र सरकार की कार्य संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन करने की। मैं इसका जवाब ले लेता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो हिदायत आई, कैप्टन अभिमन्यु आपने अपनी बात रखी, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं अखिलेश प्रताप सिंह, हमारे साथ अच्छा सुझाव नहीं है? अखिलेश जी, आपने सुना कैप्टन अभिमन्यु क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि पिछली सरकार ने तंत्र को कमजोर किया और अब ये क्रांतिकारी बदलाव है। देखिए, क्या ये कह सकते हैं, किसी की है हिम्मत कि सत्य बोल सके बीजेपी में? थोड़ी सी बातें बोली थी अडवाणी जी ने और क्या हुआ, तख्ती तक उखाड़ के फेंक दी गई। आज वो कहां है? तो दिख रहा है सबको अपना भविष्य किस चीज में, वो चीज बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये था इनका जवाब। दूसरी बात जी, मंत्रियों के अधिकार होते हैं, विधायकों के भी, सांसदों के भी प्रिविलेज होते हैं, मंत्रियों के भी हैं जो संवैधानिक अधिकार है। वो अगर आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो अपना भी कुछ अपने स्टाफ का भी स्वतंत्र नहीं है जी, तो उसका विभाग उसकी क्या सुनेगा? लेकिन अखिलेश जी, सीधा सीधा संदेश है कि जी, मतलब आप रबर स्टैंप हैं, और ये रबर स्टैंप इसलिए है क्योंकि बीजेपी मैं आऊंगा जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं अखिलेश जी, बहुत ही बार-बार बीजेपी को कंपेल किया। मैं लौटूंगा उस तरफ, लेकिन मुझे जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। तो इसलिए सिर्फ मोदी है इस सरकार में, बाकी कोई नहीं है। आपका भी सरकार से तजुर्बा रहा है, आप वरिष्ठ नेता हैं, क्यों ना माना जाए ये जो एक नेक्सस देखने को मिला है पिछले दिनों में कि नेताओं और ब्यूरोक्रेसी के बीच, वो नेक्सस टूटेगा इससे? अगर मनपसंद अपने अधिकारियों को नेता नहीं रख पाएंगे, मंत्री नहीं रख पाएंगे अपने दफ्तर में? अखिलेश जी, जब आप कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, अपना कैबिनेट का कोलीग बना रहे हैं जी, तो उस पर अविश्वास क्यों? जी, उसकी अकाउंटेबिलिटी है अपने डिपार्टमेंट की, उस अकाउंटेबिलिटी को चेक करे प्रधानमंत्री, उनका यह काम होता है। इतनी भी लिबर्टी नहीं मिलेगी। देश के गृह मंत्री अपना पीएस नहीं रख पाएगा, आप उससे उम्मीद कर सकते हैं करेंगे कि कौन उसकी बात सुनेगा गृह मंत्रालय चलाने में? चलिए, जैसा संदेश चला गया। जी, विनोद शर्मा जी, आप खुद अपने मंत्रियों को पंगु कर रहे हैं। विनोद शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं सरकार के इस कदम को? क्या मोदी की ये वही कार्यशैली नजर आने लग गई है जो गुजरात में जिस तरीके से सरकार चलाई उन्होंने? देखो, इस चीज के 2-3 पहलू हैं। एक तो पहला पहलू तो ये है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि बरसों से मंत्रियों के साथ जुड़े रहते हैं और उसके चलते जो डिफिकल्ट पोस्टिंग्स होती हैं या वैसे जो कश्मकश वाली पोस्टिंग्स होती हैं उससे अपना वजन चुराते हैं, अपनी नजर चुराते हैं, वहां नहीं जाना चाहते। तो ऐसे लोगों की छटनी तो मैं समझता हूँ वाजिब है, जरूरी है, होनी चाहिए। लेकिन कैप्टन साहब ने कहा क्रांतिकारी। देखिए चाय के कप में तूफान वाली बात है। ये क्रांतिकारी पता नहीं किस तरह से है। अच्छा, क्योंकि अगर सही में क्रांतिकारी है तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बने हैं उनके अनुसार मैं समझता हूँ हमारी ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली की जरूरत है। अगर इस देश का गृह मंत्री अपनी चॉइस का प्राइवेट असिस्टेंट या स्पेशल असिस्टेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी या ओएसटी नहीं रख सकता, वो मंत्री जिसने संघ के साथ
ईमानदारी से संघ के संदर्भ में शपथ ली है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। और वो देखिए, वो बात छोड़ दीजिए। कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स। आपने शुरू में कहा वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी तो विरोधाभास है कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का। वन मैन, आप उस आदमी को के नेतृत्व का आप ईमानदारी से समर्थन कर सकते हैं, इज्जत कर सकते हैं, लेकिन आपके इसके साथ साथ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर वो व्यक्ति कोई गलत डिसीजन ले रहा है तो आप उसको उचित सलाह भी दें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं विनोद जी। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी को ये देश चलाने के लिए बहुत से दिमागों की जरूरत है, बहुत से दिमाग की जरूरत है। और कैप्टन अभिमन्यु, क्यों ना ये माना जाए कि जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, मोदी ये मानकर चले कि उनके पास भी दिमाग है, अपने मुताबिक कम से कम एक पर्सनल सेक्रेटरी तो रख सकते हैं, इसकी भी इजाजत उन्हें ना दी जाए, इसका क्या मतलब है? अखिलेश जी, मुझे इजाजत दीजिएगा दो बातें कहने की। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रसाद जी ने जो कहा कि मंत्रियों को रबर स्टैंप बनाया जा रहा है, मंत्री पंगु कर दिए जाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बातें कर रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को एक प्रकार से रबर स्टैंप और पंगु बना करके 10 साल तक रखा। मुझे हंसी आ रही थी। तो आप इसके बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण नरेंद्र मोदी नहीं होने देंगे। अगर वहां पर पीएम रबर स्टैंप थे तो यहाँ पर पीएम ऐसे होंगे कि सारे फैसले वो खुद लेंगे। मैंने निवेदन किया था, स्थिति नहीं हो सकती ना सर। मैंने निवेदन किया था, मुझे दो बातें कहने दीजिए। दूसरी बात जो था, अच्छा होता इस बहस में आप भारत सरकार के मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताते जी। ये पूर्व से चली आ रही प्रक्रिया है, पद्धति है कि एक अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, देखिए सर, जो आप बात कह रहे हैं ना, गृह आदर्श स्थिति और उस विभाग के संबंधित हर मंत्री का 15 होता यही आया है कि मनपसंद अधिकारियों को लेकर मंत्री नहीं। आप थोड़ा सुनिए तो सही सर। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, गलत बता रहा, मैं बता रहा हूँ ये वो अपॉइंटमेंट कमेटी और कैबिनेट जो है जी, वो नियुक्ति करती है। 15 स्टाफ का अधिकार प्रत्येक मंत्री को है। एक पर्सनल सेक्रेटरी है, 2 एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी हैं, ओएसटी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, एलडीसी हैं, पीए हैं। ये सब मंत्रियों को अपनी नियुक्ति कराने के लिए अपनी इच्छा से उनको नाम देने का अधिकार है। अखिलेश प्रताप आपको जवाब देना चाह रहे हैं। मंत्रालय में किस मंत्री के साथ पीएस होगा उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अखिलेश जांच करनी होती है, आनंद जी, योग्यता की जांच करनी होती है, उनकी न्यूट्रलिटी की जांच करनी होती है। अखिलेश प्रताप सिंह आपको कुछ कहना चाह रहे होती है। आनंद जी, अब आनंद जी, सिर्फ एक नियम है मिनिस्टर को अपना पीएस रखने के लिए कि वह व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लास 1 का ऑफिसर हो। स्टेट से प्रमोट होकर क्लास 1 का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर वो नहीं चलेगा, जिसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 1 के ऑफिसर पे हुई हो और उसकी सर्विस मिनिमम 8 वर्ष से अधिक हो और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल जो 17-18 वर्ष होता है उससे कम हो, उसका नाम जब वो मिनिस्टर अपॉइंटमेंट डीओपीटी डिपार्टमेंट में भेजता है तो उसको रिलीव होने और ज्वाइन करने में जो 2-3-4 दिन लगते हैं मैक्सिमम वही टाइम लगते हैं। अखिलेश जी, इसके अलावा कोई नियम नहीं है जो मिनिस्टर। अखिलेश जी, मेरा एक सवाल है, देखिए इस विवाद की जो शुरुआत हुई है उसके जड़ में क्या है, एक मिनट सुन लीजिए। दरअसल राजनाथ सिंह के जो निजी सचिव हैं उनको रखने की बात चल रही थी। 1995 बैच के आईपीएस अफसर है आलोक सिंह, उनका नाम भेजा गया था राजनाथ सिंह की तरफ से, ये खबरें आ रही हैं रिपोर्ट के मुताबिक। और आलोक सिंह वो शख्स हैं जो यूपीए सरकार में सलमान खुर्शीद के साथ रह चुके हैं, इसके अलावा विदेश, कानून और जल संसाधन मंत्रालय में काम कर चुके हैं। तो आप क्यों चाहते हैं कि अगली सरकार भी आपके अधिकारियों को रखेगी? सिर्फ हम नहीं चाह रहे हैं रखें न रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम क्यों चाह रहे हैं कि हमारे अधिकारी को रखें, किस अधिकारी को रखें, उनका प्रोटोकॉल है। लेकिन मिनिस्टर को अगर इतनी भी लिबर्टी नहीं है तो संदेश किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो दूसरों को तो कहते हैं कि आप इस तरह से रखिए, हम करेंगे। उन्होंने जो अपना प्रधान सचिव रखा है उसके लिए ऑर्डिनेंस लाए। 2 पद ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हैं कि बाद में पोस्टिंग नहीं पा सकते, यूपीएससी का चेयरमैन और ट्राई का चेयरमैन जो, और इसको अभी पार्लियामेंट में लाके बिल लाना पड़ेगा। ठीक है, वो बदला। और तीसरा जो आधार मंत्रियों को अपना पीएस न रहने के लिए इन्होंने बताया है कि पहले किसी सरकार के मंत्री को पीएस न रहे हो तो माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी भी उत्तर प्रदेश में एक गैर भाजपाई मुख्यमंत्री के पीएस रह चुके हैं। ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु लिए कानून दरकिनार
संविधान दरकिनार, दूसरे के लिए सारी बात। तो आप जैसा चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, मंशा पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश जी, आता हूं आपके पास। कैप्टन अभिमन्यु, चूंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की तरफ से यहां पर आए हैं बोलने के लिए, ये जो कदम उठाया गया है पीएस को रखने को लेकर, इसके अलावा पहले भी मोदी तमाम सेक्रेटरीज को यह कह चुके हैं कि आप डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं। ये तमाम जो कदम है क्या बताते हैं? कहीं ना कहीं मोदी क्या ये चाह रहे हैं कि जो तमाम मंत्रालय हैं, अधीन तो होते हैं प्रधानमंत्री के, लेकिन सारा काम उन्हीं के मन मुताबिक हो? मंत्रालयों की अपनी जो स्वायत्ता होती है उसका फिर क्या होगा? अखिलेश जी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर कैबिनेट को लीड करते हैं बतौर फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, प्राइमस इंटर पेरेंट्स, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। और प्रधानमंत्री जी इस देश में अब इनिशिएटिव ले रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ये भी 10 साल जो देश को देखने का मौका नहीं मिला कि मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में कहीं पर कोई इनिशिएटिव और ड्राइव प्रधानमंत्री कार्यालय से दिखाई नहीं दे रही थी। आज स्वयं नरेंद्र मोदी जी पूरी दिल्ली के केंद्रीय कार्यालयों के, मंत्रालयों के कार्य संस्कृति को बदलने में लगे हैं। अच्छा, ये कार्य अधिकारी संस्कृति समय बदल पर रहे आने हैं, लगे अच्छा। हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ने लगी है, विनोद शर्मा जी, जवाबदेही शायद हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, उनका कहना है कि कार्य संस्कृति बदल और रही मैं है। किसी नरेंद्र के मोदी, व्यक्तिगत अगर मनमोहन सिंह पर यह आरोप लगता था कि वो रबर स्टैंप है, तो यहाँ तो दूसरी स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना ही नहीं देना चाह रहे मोदी, उनके तमाम जो कदम अब तक के हैं। देखिए, बात है कैप्टन साहब, आप मुझे परमिट करेंगे कि आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस पे विस्तार से चर्चा की जरूरत है। देखिए, पर्सनल स्टाफ का मतलब क्या होता है? पर्सनल स्टाफ का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति या वो अधिकारी जिसके साथ मंत्री काम करने में अपने आप को सक्षम पाता है और उसको एक कंफर्ट जोन है उसके साथ। जी कैप्टन साहब, आपके साथ हो सकता है कुछ वरिष्ठ नेता बीजेपी के ज्यादा काम करने में सफल रहते हों या आप लोगों के साथ काम करने में सफल रहते हों। इसका मतलब ये नहीं कि वो लेन देन का रिश्ता है। फेथफुल होना, विश्वसनीय होना भी जरूरी है। वो लेन देन का रिश्ता नहीं है, वो एक दूसरे में विश्वास का रिश्ता है। और मैं समझता हूं सरकारें विश्वास पर ही चलती हैं जी। और इसलिए अगर हर मंत्री के यहाँ एक आध दो अधिकारी ऐसे बिठा दिए जाएंगे जिन पे जो उनकी चॉइस के नहीं है या उनकी सलाह के बिना बिठाए गए हैं, तो हमारी नजर में मुझे ऐसा लगेगा कि एक ऐसा तंत्र बिछा दिया गया है जिसके जरिए हर मंत्री पे नजर रखी जा रही है। ठीक है, और जो कि अच्छी व्यवस्था नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। मेरे साथ केटीएस तुलसी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं आप। कैप्टन साहब आपके पास मैं आऊंगा, अखिलेश जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन केटीएस तुलसी साहब आपसे समझना चाहूंगा, सरकार का जो ये ताजा कदम है इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? जो कहा जा रहा है कि अब तमाम जो पीएस रखे जाएंगे उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी पीएमओ से ही। मैं ये समझता हूं कि थोड़ी बहुत अपने पर्सनल स्टाफ तक तो शायद मंत्रियों को अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस आदमी को रखना चाहते हैं। जी, वैसे प्रधानमंत्री जी ने ये अगर साफ कर दिया है कि अपने रिश्तेदारों को ना लगाया जाए तो वो अच्छी बात है। और कोई ऐसे जो क्वालिफाइड हैं लोग, उन्हीं को रखा जाए। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इस ऑफिस का, क्योंकि आखिर ये जनता के पैसे के खर्चे के ऊपर होता है। तो इस बात की तो मैं बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने ये कहा कि रिश्तेदारों से अपना पर्सनल स्टाफ भर्ती नहीं होना चाहिए जी। और हमने पहले भी देखा जहां पे पहले मंत्रियों के रिश्तेदार इन्वॉल्व थे, वहां पे कुछ एडवर्स केसेस भी आए, करप्शन के केसेस भी आए। तो वो बात वहां तक तो सही है, मगर ये कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए जी। और ये भी इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए कि मंत्रियों के ऊपर नजर रखी जाती है। नजर वाली बात नहीं, मैं समझता हूं कि सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि आप कॉम्पिटेंट लोगों को जो क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, उनको रखिए ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर मैं आता हूं। के ऊपर ताल्लुक है, बहुत अच्छी बात है। तुलसी साहब आता हूं। हाँ, I quite admire my friend Mr. Tulsi's innocence, you know. I quite admire it, you know. तुलसी साहब, दुनिया हम जानते हैं बरसों से जो बहुत सी खुफिया एजेंसीज हैं वो मंत्रियों के कार्यकलाप पे उनके पर्सनल स्टाफ के जरिए सूचना पाती रही हैं। आप तो वकील हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है इस सब बातों को? तो विनोद जी कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं? देखिए, कोई एज ऑफ इनोसेंस में नहीं रह रहे हैं हम। हाँ। और देखिए,
मिस्टर संजय बारू वो प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार थे मीडिया के संदर्भ में, और कितनी बड़ी उन्होंने पुस्तक लिख दी और कहते हुए घूम रहे हैं कि विनोद जी, हमने प्रधानमंत्री के पक्ष में लिखी है। आप जो कह रहे हैं पता नहीं किसके पक्ष में लिखी है। आप सर जो बात कर रहे हैं उसे एक सेंस ये निकल कर आ रहा है, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मोदी इसी बहाने तमाम मंत्रालयों में सचिव नहीं बल्कि अपने जासूस फिट करना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता अपने प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो उनकी शान के खिलाफ हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में ईमानदारी से ऐसे मुद्दों पे चर्चा की जरूरत है, क्योंकि इस देश में कोई भी एक व्यक्ति का राज नहीं चाहता है जी। हमने एक सरकार इलेक्ट की है जी। हमने एक व्यक्ति इलेक्ट नहीं किया है। ये हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है उसका अट्रैक्शन ज्यादा रहा हो और लोगों के मुकाबले या उनकी पार्टी के मुकाबले। जी जी, हमारे साथ नवाब मलिक जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता। नवाब मलिक जी, क्या इससे मंत्रियों की हैसियत कम नहीं होगी, जिस तरह से अब उनको पर्सनल स्टाफ रखने के लिए भी पीएमओ से हरी झंडी लेनी पड़ेगी? ऐसा है कि जब कोई नीति बना दी गई, नियम बना दिए गए, पहले तय हो गया, तो सबकी जिम्मेदारी थी उसी के तहत अपने पीएस या पीए का चयन करते, और अगर करना भी चाहते थे तो पहले पर्सनली बात कर लेते ताकि इस तरह से खबरें नहीं निकलती। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं मंत्रियों के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में समन्वय का अभाव सबसे ज्यादा इससे नजर आ रहा है। जासूस कौन बैठाना चाहता है ये सवाल नहीं, क्या मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में समन्वय है कि नहीं, अगर ये उन्होंने नाम सूचित किया तो पहले पर्सनली बात कर ले तो इस तरह की खबरें नहीं निकलती। कैप्टन अभिमन्यु, जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कुल मिलाकर, जो एक तस्वीर नजर आ रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब मंत्री अपने साथ पर्सनल स्टाफ अपनी मर्जी से नहीं रख सकता तो बड़े फैसले क्या लेगा? अखिलेश जी, मुझे हैरानी है कि आप इस कंक्लूजन पर, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच रहे हैं कि मंत्री अपने पर्सनल स्टाफ नहीं रख सकते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स को लेकर के कहीं पर अगर कहीं को ऑब्जेक्शन आई तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं जी, परंतु एक बात स्पष्ट है कि इस देश में कायदा कानून है, पहले से चला आ रहा कानून, कोई नई पॉलिसी नहीं बनी है, कोई नया ऑर्डर नहीं निकला है कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट पर जाकर ये सब तमाम पर्सन जो है स्टाफ की लिस्ट जाएगी, वो मंत्री की अपनी इच्छा के अनुसार वो वहां प्रस्तुत करेंगे। उसकी एक प्रक्रिया है उसकी चयन की, उसकी जांच हो सकती है, उसकी कोई रिपोर्ट मंगाई जा सकती है, उनकी योग्यता को भी मापा जा सकता है। वो तमाम देखने के बाद जो मंत्री ने अपनी पर्सनल स्टाफ जो 15 लोग रख सकते हैं, उनकी जो इच्छा वहां व्यक्त करेंगे, उसी में से तो चुन करके स्टाफ उनको नियुक्ति होगा। तो ये है आप कल्पना, और इतनी कल्पना का विस्तार आप दे रहे हैं। मुझे हैरानी हो रही है, थोड़ी आपत्ति भी है। अखिलेश जी, शब्द जैसे प्रयोग कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, दरअसल माना यह जाता है कि जो भी बड़े अधिकारी मंत्रालयों में आते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, उनकी काबिलियत से ज्यादा जो उनकी निष्ठा होती है नेताओं के प्रति, उसको तवज्जो देकर नेता अपने यहां उसको रख लेते हैं पर्सनल स्टाफ। तो ये जो ट्रेंड है ये नहीं टूटेगा मोदी के इस कदम से? क्या इसे सकारात्मक तौर पर नहीं देखा जाए? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पीएस रखने का क्राइटेरिया है, उस पीएस के क्राइटेरिया के बाहर आप पीएस नहीं रख सकते। तो ये तो तय है कि वो काबिल होगा तभी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 1 सर्विसेज में वो आया होगा, तो उसकी सर्विस इतने दिन की हुई होगी, चाहे वो पोस्टल सर्विस का, चाहे इनकम टैक्स का, चाहे आईएएस, चाहे फिर जो हो। तो ये तो सवाल बनता नहीं कि वो उसमें काबिलियत नहीं होगी। दूसरी बात, जो मंत्री का कार्यालय होता है वो बहुत जबरदस्त एक टीम वर्क होता है, कॉन्फिडेंस होता है, एक दूसरे पे फेथ होता है, डेडिकेशन होता है, क्योंकि उसे आउटपुट रिजल्ट देना होता है। अगर मन माफिक स्टाफ नहीं है, कहीं और से आपको स्टाफ दे दिया जाएगा तो वो आपके उससे उतने हो सकता अच्छे कॉन्फिडेंस बन जाए, हो सकता ना भी बने, हो सकता आप शंका भी करते रहे। तो कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी तो क्या यही सिस्टम काम कर रहा था जो आप कह रहे हैं? अभी तक यही सिस्टम काम कर रहा था। उसका हासिल क्या रहा? सरकार तो जनता तो ये जानना चाहेगी ना उसका हासिल क्या रहा? सरकार थी, क्योंकि आपकी सरकार पर आरोप लगते रहे पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर, तमाम तरह के अधिकारी निर्णय नहीं ले पाते हैं। देखिए सर, ये तो आरोप, ये तो एक जुमला निकल गया। 1 महीने हो गए, कौन सा निर्णय एक किया है बता दें इस सरकार ने? और 10 सालों में 4 गुना इकोनॉमी कर दी। जिस दिन इकोनॉमी 10-20% भी बढ़ा देंगे इस देश की 5 साल में, तो हम इसी कैप्टन साहब को सलाम करेंगे यहीं आपके सामने। कैप्टन साहब बोल दीजिए, ऐसा कर पाएंगे आप? कहीं बढ़ी है? ये तो एक जुमला पढ़ दिया पैरालिसिस का। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो भी हुआ है अभी तक वो उसी प्रक्रिया से हुआ है। अच्छा। और एक
आप जब मंत्री बनाने का विश्वास कर रहे हैं, उसको मंत्रालय सौंप दे रहे हैं इतना बड़ा, जी जी, तो आप उस पर इतना सा तो विश्वास कर लो कि वो अपना स्टाफ रखे। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मेरे साथ और भी मेहमान है, केटीएस तुलसी साहब का मैं रुख करना चाहूंगा। तुलसी साहब, ये देखिए बड़ी हकीकत है, आप वरिष्ठ वकील हैं, आप बेहतर जानते हैं मुझसे ये कि नौकरशाहों की भी एक लॉबी होती है। सरकार में कोई भी आए, कई बड़े अधिकारी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी गोटी सेट कर ही लेते हैं। क्या ये जो नेक्सस है ये नहीं टूटेगा मोदी के इस कदम से? नहीं, नेक्सस देखिए, पीएस जो है उसकी आपस में मंत्री के साथ अगर रेपो नहीं है, अपना पर्सनल ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एफिशिएंसी नहीं आ सकती है जी। थोड़ी बहुत तो मंत्रियों को आजादी होनी चाहिए जी कि वो अपनी मर्जी का, जिसके साथ इसमें ये नहीं है कि एक वो कोई कम एफिशिएंट है या ज्यादा एफिशिएंट है। ये लोग तो उसी रैंक के हैं, काफी 10-15 साल की सर्विस होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, मगर जो पर्सनल रिलेशनशिप और पर्सनल कॉन्फिडेंस, पर्सनल ट्रस्ट की बात है, जी जी जी, कोई लेवल ऑफ कंफर्ट होता है जी, कंफर्ट लेवल आपस में होता है, तो अल्टीमेटली बात आपने रूल्स में ये ले डाउन कर दिया कि रिश्तेदार नहीं होंगे, ठीक बात है। उसके बाद थोड़ा बहुत प्ले ऑन द जॉइंट, रिश्तेदार नहीं होंगे तो कौन होंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। और वो लोग कहां से आएंगे, किसकी सिफारिश से वो आएंगे, ये देखना आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा। से ही आएंगे। जी जी, तुलसी साहब, एक ब्रेक का वक्त हो चला, एक छोटे से ब्रेक में रुकना पड़ेगा, लेकिन वापस लौटेंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि आखिर सरकार तो बदली, लेकिन राज्यपाल क्यों बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल, निजाम बदलता है तो सरकार के कामकाज का अंदाज भी बदलता है। दिल्ली में यूपीए राज के बाद मोदी राज कायम हुआ, लेकिन राजनीति की रवायत नहीं बदली है। पार्टी के वफादारों, राजनीति के हाशिए पर जा चुके चेहरों और मनपसंद लोगों को राजभवन भेजने का सिलसिला एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो चुका है। यूपीए राज में राज्यपाल बने कांग्रेसी नेताओं के दिन लद गए। एक एक कर राष्ट्रपति से मिलकर राज्यपालों के इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अटकलों का बाजार गर्म है कि बीजेपी के पुराने चेहरों को राजभवन भेजने की तैयारी है। ये ऐसे पुराने चेहरे हैं जो राजनीति के हाशिए पर हैं। मुरली मनोहर जोशी से लेकर कल्याण सिंह और यशवंत सिन्हा से लेकर विजय कुमार मल्होत्रा तक के राज्यपाल बनने की चर्चा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बुजुर्ग नेताओं के लिए डंपिंग यार्ड बन गया है राजभवन, और केंद्र में सरकार बदलने के साथ क्यों बदलते हैं आखिर राज्यपाल। बड़ी गहमा गहमी है राष्ट्रपति भवन में। सुबह से राष्ट्रपति से राज्यपालों के मिलने का सिलसिला जारी है। विकेट गिरने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन राजभवन में बैठे कई कांग्रेसी नेता ऐसे भी हैं जो जल्दी मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं। मैं कोई ना रिजाइन करूंगा। मैं जो प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से मिलूंगा वो बता देंगे कि ये करना वो कर देंगे। मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, क्यों, कारण क्या है? और आप लोग ऐसा ही क्यों न्यूज क्रिएट किया, मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। कांग्रेस हार नहीं मानने वाली है, लेकिन खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन ने कुर्सी छोड़ने का मन बना लिया है। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल, राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा और कर्नाटक के राज्यपाल भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने वाले हैं। इसके अलावा केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित, महाराष्ट्र के शंकर नारायणन, पंजाब के शिवराज पाटिल, त्रिपुरा के देवेंद्र कुमार तक संदेश पहुंच चुका है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। ये आपाधापी इसलिए मची है क्योंकि मोदी सरकार ने कांग्रेस के राज्यपालों की जगह बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं को राजभवन भेजने का फैसला कर लिया है। गवर्नेंस को तो खुद अपने आप जाना चाहिए, वो बने क्योंकि उनकी हाजिरी लगी थी सोनिया गांधी के दरबार में, वो सब जानते हैं। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो हम कह सकते हैं कि ऐसे रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट रहे हैं और मेरिट पर अपॉइंट हुए हैं। तो मैं तो समझता हूं कि उनको अपने आप इस्तीफा देना चाहिए। पेच यहां फंसा है कि यूपीए राज में नियुक्त कई कांग्रेसी नेताओं ने राजभवन छोड़ने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक शीला दीक्षित ने कहा है कि अगर नई सरकार लिखित आदेश दे दे तो वो इस्तीफा दे सकती हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद शीला दीक्षित को इसी साल 4 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले आनन फानन में मनमोहन सरकार ने केरल का राज्यपाल बनाया था।
शीला दीक्षित को राज्यपाल बनाने पर कांग्रेस का तर्क था कि नियुक्ति में किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस और विपक्ष मोदी सरकार के राज्यपाल बदलने के फैसले की अटकलों को राजनीति से जोड़कर देख रही है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि देश के 18 राज्यपालों से इस्तीफा मांगा गया है एक सामूहिक रूप से, ये शुरुआत बहुत अच्छी नहीं। ये तो एक तरीके से देश को भगवाकर करने की एक सोच चल रही है राजनीतिक कारण की वजह से, क्योंकि पुरानी सरकार ने उनको नियुक्त किया, उनको हटाना चाहिए। ये बात हम समझते हैं कि गैर संवैधानिक। वैसे राजनीति की रवायत यही है कि केंद्र में जो भी सरकारें आईं, उसने अपना मनपसंद राज्यपाल बनाया, चाहे वो वाजपेयी सरकार रही हो या फिर मनमोहन सरकार। सब ने अपनी मर्जी से राज्यपाल नियुक्त किए। ऐसे नेताओं को राजभवन भेजा गया जो या तो राजनीति के संन्यास आश्रम में थे या फिर केंद्र की राजनीति में अनफिट। अटकलें हैं कि मोदी सरकार जिन नेताओं को राज्यपाल बना सकती है, उनमें मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, विजय कुमार मल्होत्रा, कल्याण सिंह, केसरी नाथ त्रिपाठी, चमन लाल गुप्ता शामिल हैं। मुरली मनोहर जोशी को छोड़कर किसी नेता ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और न ही केंद्र में मंत्री बने, लेकिन बीजेपी से पुराना नाता और संगठन से वफादारी के इनाम के तौर पर इन्हें राज्यपाल बनाने की कवायद हो रही है। यही राजनीति की रवायत है और नई सरकार भी इसी कायदे पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब सवाल यही है कि आखिर केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसे अपने राज्यपाल की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्या इसके पीछे केंद्र की जो सरकार होती है उसका कोई हिडन एजेंडा होता है? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। केटीएस तुलसी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। विनोद शर्मा स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। और कैप्टन अभिमन्यु, आप ही से मेरा सवाल है और बुनियादी सवाल है, आखिर राज्यपाल बदलने की जरूरत क्यों? देखिए, अभी ये सिर्फ अटकलबाजी है और जब तक कोई सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट इस पर संकेत नहीं आता लेकिन जिन राज्यपालों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है सर, क्या वो भी अटकलबाजी है? पार्टी इस पर कोई अधिकृत टिप्पणी नहीं दे सकती। नहीं कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन जो राज्यपालों ने अब इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, क्या वो भी अटकल है? व्यक्तिगत निर्णयों पर मैं, अखिलेश जी, अभी तक कोई राज्यपाल के त्यागपत्र की पुष्टि आपने की हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। और अगर कोई राज्यपाल अपने इच्छा से त्यागपत्र देता है तो वह एक अपनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो बड़ी बात वो ये है कि हमारे भारत के लोकतंत्र में ये एक परंपरा चली आ रही है कि जो सरकार केंद्र में बनती है तो वह सरकार पूरे देश के प्रशासनिक मशीनरी के साथ में बेहतर समन्वय से काम कर पाए। तो राज्यपाल के माध्यम से वो सरकार का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे समय में मैं इतना ही कहूंगा कि कोई राज्यपाल अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे। अच्छा, या सरकार बहुत ही सरल बना रहे हैं। दरअसल पूरी बातचीत को बहुत ही आप सीधे तरीके से रखते हैं। विनोद शर्मा जी, क्या हकीकत यही है? क्या इसकी मंशा यही होती है इसके पीछे? क्या केंद्र में जो भी सरकार होती है उसका कोई हिडन एजेंडा नहीं होता है? राज्यपाल के बहाने वहां पर जो सरकारें होती है राज्यों में उनकी बाहें मरोड़ सकती है। राज्यपाल का कार्यालय, आता हूँ सर, कैप्टन अभिमन्यु आपके पास आता हूँ। विनोद जी, ये वो पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, जब नई सरकार केंद्र में आई है, राज्यपाल का कार्यालय राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। देखिए, ऐसे नहीं, वो ठीक बात है। राजनीतिक, कैप्टन साहब ठीक कह रहे हैं कि राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो बन जाता है कैप्टन साहब। हमने देखा है कई मौकों पर, भाजपा के एनडीए के कार्यकाल के दौरान भी देखा है और यूपीए के कार्यकाल के दौरान भी देखा है कि राजभवन राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है। और मैं समझता हूं कि आप अगर सियासी तौर पे इस चीज को देखें तो जो राज्यपाल होते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब सरकार बदलती है। लेकिन ये कैप्टन साहब की अपनी पार्टी, जब यूपीए ने गवर्नर हटाए थे तो सुप्रीम कोर्ट गई थी। मिस्टर बीपी सिंगल जो थे, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। 2004 की बात आप कर रहे हैं? नहीं, 2010 की बात है। अच्छा, 10 में। तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पर्सनल कैपेसिटी में कोई गए थे। देखिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कैप्टन साहब, अब जरा इंतजार करके वो भी सुन लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि आर्बिट्ररी रिमूवल ऑफ गवर्नर आप नहीं कर सकते। आपको कारण देने पड़ेंगे कि आप किसी गवर्नर को क्यों हटा रहे हैं जी। और आज के दिन वस्तुस्थिति ये है कि कुछ गवर्नर्स का टर्म तो एंड हो रहा है अपने आप ही, तो भाजपा क्यों उनको हटाएगी?
उनका जब टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद अपने लोग नियुक्त करेगी। और अगर कोई गवर्नर अपने आप से इस्तीफा देने से मना कर देता है और जोर जबरदस्ती से उसका इस्तीफा लेने की कोशिश होती है तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वहाँ क्या फैसला होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वहाँ फैसला सरकार के खिलाफ चला जाता है तो सरकार के लिए अनायास ये एक एम्बैरेसमेंट होगी, फजीयत होगी। मैं तुलसी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन नवाब मलिक चूंकि एनसीपी के नेता हमारे साथ बने हुए, उनसे मैं समझना चाहूंगा। नवाब मलिक जी, खबर आ रही कि 18 राज्यों के राज्यपालों से इस्तीफा मांगा जा रहा है और समाजवादी पार्टी तो ये कह रही कि ये दरअसल भगवाकरण करने की तैयारी है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राज्यपालों को बदला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक ही उनके पास पर्याय है कि वे उनको हटा नहीं सकते। हालात ऐसे पैदा किया जाए कि लोग अपने आप छोड़कर चले जाएं। शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश से। जोशी साहब ने इस्तीफा दिया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है जी, हो सकता है कि केंद्र सरकार या गृह मंत्री जी उनसे कोई रिपोर्ट चाहते हो उनकी मन मर्जी का, और वो रिपोर्ट देने से इनकार कर रहे हो, उन पर दबाव बन रहा हो और उसी दबाव के तहत उन्होंने ये इस्तीफा दिया हो, ये ट्रिगर हुआ है उत्तर प्रदेश से, तो निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छाओं के तहत अगर राज्यपालों से काम कराने की इच्छा होगी तो बहुत सारे लोग हैं वो ना करके अपने पदों को छोड़ेंगे। आप जो बात कह रहे हैं ऐसे भी हैं जो सामने आ रहे हैं कि हम क्यों छोड़ें। जी, तो आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका जवाब लूंगा कैप्टन अभिमन्यु से, लेकिन केटीएस तुलसी साहब से मैं समझना चाहूंगा पहले। तुलसी साहब, अगर कोई राज्यपाल इनकार कर दे इस्तीफा देने से, जैसे कि कुछ खबरें भी आ रही हैं, वैसी सूरत में क्या हो सकता है फिर? जी, ऐसी सूरत में यह है कि अगर तो उनका रिमूवल का ऑर्डर विम्सिकल है, मनमानी वाला है, आर्बिट्ररी है, बिना किसी लॉजिकल रीजन के है, या मेलाफाइडी है, मेलाफाइडी का इल्जाम भी लगेगा, तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अदालत जो बीपी सिंघल साहब के केस की जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है, 5 जजेस की जजमेंट है और लेटेस्ट जजमेंट यही है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वैलिड और कंपेलिंग रीजन होने चाहिए। अगर आप उनको हटाते हैं तो वैलिड रीजन की उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं। एक तो मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी, दूसरा चार्जेस ऑफ करप्शन एटसेट्रा, और तीसरा कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नर। अब कौन सा कॉन्डक्ट था जो अनबिकमिंग था और जिस वजह से उनको हटाने की कोशिश हो रही है, ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज अमीनेबल टू जुडिशियल रिव्यू। तो अदालत इस मामले में देखेगी कि वजह क्या थी, कौन से रीजंस थे, वैलिड थे, कंपेलिंग थे, कि आप 10 दिन भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं, किसी की टर्म 1 महीने में खत्म हो रही है, तो ये मेलाफाइडी का संकेत भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कैप्टन अभिमन्यु, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी चल रही है? कई बुजुर्ग नेता मंत्री बनना चाह रहे थे, मंत्री नहीं बन पाए, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें फिट करना है, इसलिए अब आप लोग ये जल्दबाजी कर रहे हैं कि राज्यपाल ही बना दें कुछ नेताओं को जो बुजुर्ग हैं। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार की शब्दावली इस प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रही है कि राजभवन को डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, ये शब्दावली उचित नहीं है और जो किया जा रहा है वो उचित है। महामहिम भारतीय के राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, अगर उस पर दबाव बनाकर उसका इस्तीफा लिया जा रहा है, क्या ये उचित है? गरिमा, उसके साथ एक गरिमा जुड़ी हुई है। सर कैप्टन अभिमन्यु जी, क्या ये उचित है? राज्यपाल संवैधानिक पद पर होता है और माना जाता है कि केंद्र का वहां प्रतिनिधि है वो राज्य में, क्या ये उचित है कि उस पर दबाव बनाकर उसका इस्तीफा ले लिया जाए? अखिलेश जी, आप हमें अपनी बात कहने का मौका दीजिए कृपा करके। बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि राज्यपाल महामहिम एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, और अगर किसी भी व्यक्ति को जो राज्यपाल के पद पर आसीन है और उनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिसको लेकर के उनको दिक्कत है, तकलीफ है, वो देश में संविधान कानून का राज है, चलिए ठीक है, वो जैसे तुलसी साहब ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ा सकते हैं। ठीक है। हमारे मैं आपके साथ बीच में रोक रहा हूं कैप्टन आपको। हमारे साथ भीष्म नारायण सिंह इसमें जुड़ चुके हैं, आप कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 में। और मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, सरकार का जो ये कदम है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि कुछ राज्यपालों से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बात यह है कि इसको संवैधानिक दृष्टि से हम लोग को देखना पड़ेगा
और भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट संविधान या कानून को व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था है और उसका जो निर्णय होता है वो फाइनल है जी। तो ये जो राज्यपालों का सिलसिला जो एक चला हुआ था, पहले चला हुआ था, जिसको आप कहिए कि सरकार बदली तो राज्यपाल भी कुछ हटा दिए जाते थे, ये सिलसिला था। लेकिन 2004 में स्वयं बीजेपी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जी BL सिंघल जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि क्यों राज्यपाल लोग हटाए गए, तो राज्यपाल सरकार बदलने से राज्यपालों पर कैसे असर पड़ेगा जी। तो संवैधानिक पीठ बन गई। अब वो संवैधानिक पीठ 5 आदमी की बनी और उसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस से बाला कृष्ण जी, वही उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया जी जी। और उसका 2010 में निर्णय आ गया जी। वो निर्णय स्पष्ट है, ये है एक्चुअली निर्णय आर्टिकल 156(1) के बारे में जी। उस 156(1) में ये लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति जी के प्लेजर पर, माने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जिसको आप कहते हैं जी जी। लेकिन सर उसी पर वो जी उनका टेन्योर निर्भर करता है। सर एक बात बताइए, कोई भी सत्ता में आए केंद्र में, बीजेपी हो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जिसको आप कहते हैं जी जी। लेकिन सर उसी पर वो जी उनका टेन्योर निर्भर करता है। सर एक बात बताइए, कोई भी सत्ता में आए केंद्र में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और दल भी हो, सबकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की जब बात की जाती है, हर शख्स जो भी मौजूद होता है उस कुर्सी पर, वो ये चाहता है कि उनके मन मुताबिक ही राज्यपाल हर जगह रहें। क्यों नहीं सरकारिया कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसको लागू करवाते हैं ये दल? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपसे सहमत हूं और मैंने इस पर आर्टिकल लिखा है, कांग्रेस के रेजिम में भी लिखा है, जान लीजिए। यहाँ तक कि वेंकट रमन जी ऐसे प्रेसिडेंट की भी मैंने अपने आर्टिकल में आलोचना इसलिए किया कि बीपी सिंह जी के समय में उन्होंने, बीपी सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके एडवाइस पर सारे राज्यपालों का इस्तीफा ले लिया, सारे राज्यपाल, और वो उन्होंने अपने किताब में लिख दिया। तब मैंने आर्टिकल लिखा उस पर, जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा। तो इसलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक होना चाहिए। और दूसरी चीज की, केंद्र सरकार बदलने से राज्यपाल पर, ये तो जजमेंट ही मैंने कहा है साफ साफ 2010 वाले में, ये केंद्र सरकार अगर बदलती है तो राज्यपाल से उस पर कोई असर होना ही नहीं चाहिए। ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है, जब राज्यपाल जो पद है वो जब क्रिएट किया गया, जो बनाया गया संवैधानिक पद, ऐसा माना जाता है कि केंद्र का वो प्रतिनिधि होता है राज्यों में, लेकिन यहाँ तो उलट स्थिति है। राज्यपाल के बहाने बाहें मरोड़ने की कोशिश की जाती है अगर मन मुताबिक सरकार नहीं है किसी राज्य में। तो अब नहीं, तो एक बात आपको इसमें बता दें कि राज्यपाल केंद्र का भी एजेंट नहीं है, जान लीजिए, संवैधानिक व्यवस्था यही है। अब कोई एजेंट बन जाए वो अलग बात है। तो हम तो देखिए, भारतवर्ष में 7 राज्यों में यूनियन टेरिटरी मिला दीजिएगा तो उसको लेकर के रहे हैं जी जी। आधे मेरे मुख्यमंत्री रहे गैर कांग्रेसी। अब नाम बता देते हैं, पूर्णो सांगमा जी तो अभी बीजेपी के साथ हैं, वो उनके भी हम चीफ गवर्नर रह चुके मेघालय में। अब आपके जयललिता जी हैं, उनके भी हम गवर्नर मद्रास में भी रह चुके हैं जी जी। आसाम में पीके महंता, कहीं कोई विवाद नहीं। सर वक्त इतना ही है, ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। तो केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, सवाल यही कि उसे मन मुताबिक राज्यपाल क्यों चाहिए। और इस खबर पर आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं, कई राज्यपालों को कहा गया है केंद्र की तरफ से कि वो इस्तीफा दे दें। ये वो तमाम राज्यपाल हैं जिनकी नियुक्तियां यूपीए के जमाने में हुई थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, मैं आपसे ही सबसे पहले समझना चाहूंगा, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को भी आप लोग क्यों राजनीति में घसीट लेते हैं? क्योंकि सिर्फ आप पर ही नहीं, कांग्रेस की सरकारों पर भी आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राजनीति में घसीटने का काम नहीं किया है। और 2004 में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा सरकार बनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर्स को अपने त्यागपत्र देने के लिए कहा था। आज अगर कोई राज्यपाल अपनी इच्छा से कोई त्यागपत्र देता है या अन्य किसी भी कारण से देता है तो वो उनका अपना अधिकार है या उनको उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। अच्छा, तो बीएल जोशी ने जो इस्तीफा दिया है, व्यक्ति के नाते अगर ऐसा लगता है, कैप्टन साहब, बीएल जोशी साहब ने जो इस्तीफा दिया है कि अपनी मर्जी से दिया, अगर उनको कोई आपत्ति है, अखिलेश जी उनको अगर आपत्ति है तो वो देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस देश में कानून और संविधान का राज है।
ये बताइए विनोद शर्मा जी, कहीं इसके पीछे की मंशा केंद्र सरकारों की ये तो नहीं होती है कि इसी बहाने जो एक राष्ट्रपति शासन लगवाने की सिफारिश होती है या फिर कोई रिपोर्ट मंगवानी होती है, वो सब अपने मन मुताबिक चीजें की जा सकें? देखिए, बात यह है कि ये सब राजनीतिक प्रक्रिया है। अब इसको कोई चोगा मॉरलिटी का पहना दे या उसको फेयर प्ले का पहना दे या ये कहता रहे तो होता ही रहता है, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। सच्चाई यह है कि जो गवर्नर्स हैं उनका इस्तेमाल हर पॉलिटिकल पार्टी ने तात्कालीन सरकारों के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए किया है। अब उत्तर प्रदेश की आप मिसाल ले लें जी। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और सरकारी कमीशन के के हिसाब से वो जो नियुक्ति हुई होगी वहां पर वो अखिलेश यादव से मैं समझता हूँ बातचीत करके हुई होगी या जब वो बने थे दूसरा जो चीफ मिनिस्टर था उससे बातचीत करके हुई होगी। तो ये जो दुहाई फेडरलिज्म की देते हैं, जो भी देते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और जो सरकारिया कमीशन को जिन्होंने गीता के समान पढ़ा है लेकिन उसमें कभी अनुकरण नहीं किया, सब लोगों के लिए संकेत है कि आप लोग देखिए अपने एक दूसरे पे छीटाकशी करना बंद करें। जी बिल्कुल। कि भाई गवर्नर का इस्तेमाल करती है एक पार्टी, सीबीआई का इस्तेमाल करती है एक पार्टी, खुफिया एजेंसीज का इस्तेमाल करती है दूसरी पार्टी। अरे भाई चाणक्य लिख गया है, जासूस के बिना राज नहीं चलता। अच्छा, तो लिख गया है ना वो, तो ये सब उसी तंत्र का हिस्सा है। सभी उसी तंत्र का हिस्सा है वो जो हम देख रहे हैं। अब इसमें अपने आप को साधु बताना और दूसरे को शैतान बताना तो शायद अच्छी बात नहीं है। लेकिन नवाब मलिक जी, आपसे मेरा सवाल है, ये चीजें कैसे रुकेंगी? कोई भी सरकार में रहे, हम लोगों ने देखा था यूपीए सरकार में भी हाल में जो शीला दीक्षित की नियुक्ति हुई थी, कैसे हुई थी? एक दिन के अंदर सारे फैसले लिए गए थे कि कहीं आदर्श आचार संहिता आड़े ना आ जाए। नहीं, ऐसा है कि राज्यपालों के नियुक्ति का जो भी अधिकार है निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी को जो कैबिनेट है सलाह देती है उसके आधार पे होता है। लेकिन एक बार बना दिया जाए तो उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले हटाया ना जाए, इसके लिए 2010 के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जहां तक राज्य सरकार और राज्यपाल के समन्वय का सवाल है, निश्चित रूप से कई बार इस तरह की चीजें नजर आई हैं कि केंद्र सरकार अपने मर्जी के अनुसार कुछ चीजों में राज्य सरकारों के विपरीत चीजें करवाने का प्रयास उन्होंने किया है। जी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि जोशी जी का इस्तीफा शायद जिस तरह से राजनाथ जी रिपोर्ट चाहते हो या उत्तर प्रदेश में धारा 356 लगाने की अगर कोई मंशा हो और उसको अपने हिसाब से करवाना चाहते हो तो शायद जोशी साहब ने उसी के अब सवाल ऐसे में ये है, हमारे साथ भीष्म नारायण सिंह जी लगातार बने हुए हैं, आप राज्यपाल खुद रह चुके हैं कई राज्यों में, कितना दबाव आप लोगों पर होता है सर? और क्या इस दबाव से राज्यपाल खुद नहीं बच सकते हैं या उनकी अपनी जो निष्ठाएं होती हैं वो आड़े आती हैं फिर? नहीं, मैं आपको अपनी बात सच्ची बता दूं जी, हमारे 4 प्राइम मिनिस्टर है, एक नहीं और 4 प्रेसिडेंट, तो हमको तो कोई दबाव नहीं डाला। जब राज्यपाल हम बन गए तो किसी दल के कैसे रहेंगे समझ लीजिए। उसके बाद में दल में भी आने के लिए सरकारिया कमीशन जिसकी चर्चा आपने किया वो रिकमेंड नहीं करता है कि एक्टिव। आज 20 साल से उसको आप देखे होंगे कि किसी कांग्रेसी से बड़ा कांग्रेसी तो अब हम लोग कुछ ही लोग बचे ही हैं, लेकिन कभी आपने झोला लेकर के और एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते नहीं देखा होगा, क्योंकि हम लोग उन चीजों को मानते हैं। अगर संविधान नहीं बचेगा, संवैधानिक संस्थाएं नहीं बचेगी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जी, तो वही करना चाहिए। और हम वो मेरे ख्याल कैप्टन साहब कह रहे हैं किसी भी सरकार की, चाहे केंद्र में किसी की सरकार आए, उसकी ये मंशा नहीं होनी चाहिए कि राज्यपाल को वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करे कि अगर उनकी सरकार नहीं है उस राज्य में तो कैसे आखिर उस सरकार पर अंकुश लगा सकें। अब तमाम मेहमानों का सर वक्त फिलहाल इतना ही है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।